पान खाओ। जी नहीं। अब छोटी बहू रानी इतने अपनेपन से बोल रही है तो खा लो। खा लो। जी चिंता तू जा, काम होगा तो मैं बुलवा लूंगी। अच्छा है। बंसी कह रहा था कि तुम मोहनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो। जी हाँ, कहीं और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो छोड़ दूंगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुमसे मोहनी सिंदूर के बारे में जानना चाहती थी कि मोहनी सिंदूर का असर होता भी है कि नहीं। जी सुविने बाबू ने तो मुझे यही बताया था कि माँ काली की कृपा है मोहिनी सिंदूर पर। मैंने पंचांग में मोहनी सिंदूर का विज्ञापन पढ़ा था। मैंने उसे संभाल के रखा है। जब तुम्हारे बारे में पता चला तो सोचा कि क्यों ना तुमसे ही सच्चाई का पता चल जाए। जी, और उनकी बेटी जबा, वो तो मोहिनी सिंदूर की बहुत ही तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि मोहिनी सिंदूर से बहुतों को फायदा पहुंचा है, बिजली सी तेजी है वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा बोलती है वो। मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो फट से रोक देती है। बड़ी तेज और चंचल है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। मैंने तुमसे मोहनी सिंदूर के बारे में पूछा था और तुम मुझे जबा के बारे में बताने लगे। जी वो मैं मोहिनी सिंदूर के बारे में बता रहा था। अच्छा, तो मैं ही कुछ और सुन रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इस मोहनी सिंदूर का दाम क्या है? 2 रुपया पहचाना। चिंता। जी छोटी बहू रानी। ये ले कुंजी और भूतनाथ को 5 रुपए दे दे। जी 5 रुपए का मैं क्या करूंगा? रख लो, चाहे तो बाद में लौटा देना। मैं चलूं? ध्यान रहे, सिंदूर का जिक्र किसी से नहीं करना। ठीक है, आपने मना किया है तो किसी से नहीं कहूंगा। जबा से भी नहीं। जी नहीं, चलता हूँ। प्रणाम। हवेली के रास्ते का तो आपको ज्ञान नहीं है। चला हम आपको बाहर तक छोड़ आई हैं? आओ। हवेली में बाहर के किसी मर्द को आने की तो इजाजत नहीं है। भाई साहब, कहाँ गए थे आप? जी वो मैं जीजा जी। जिस बात को कहने में जुबान लड़खड़ा जाए, उसमें अक्सर आदमी भी लड़खड़ा जाता है। लेकिन समझदार वही है जो लड़खड़ाने के बाद भी संभल जाए। भाई साहब, यहां मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी पे रखा है। मेरी मान मर्यादा को ठेस मत पहुंचाना। जीजा जी, मुझे छोटी बहू ने बुलाया था। देखिए भाई साहब, अब ये अच्छा हो या बुरा, ये तो मैं नहीं जानता। बस इतना ही कहूंगा कि ये लोग साहब और बीबी हैं,
हम लोग गुलाम। इनसे जितनी दूरी रखोगे उतने ही फायदे में रहोगे। अब सो जाओ भाई साहब, सुबह आपको दफ्तर भी जाना है। चिंता, जी छोटी बहू रानी। जानती है आज मैंने अपने यशोदा दुलाल से क्या मांगा है? क्या छोटी बहू रानी? सच बताऊं, मेरा जो विश्वास इस सिंदूर को लेकर डगमगा गया था, आज भूतनाथ के आने से ये विश्वास फिर जाग उठा है कि अगर इस सिंदूर का पति पर असर ना हुआ हो तो मोहनी सिंदूर का तो असर हो जाए। हे यशोदा दुलाल, तूने भले ही इस सिंदूर की लाज न रखी हो, मोहनी सिंदूर की लाज रख लेना। छोटी बहू रानी, भूतनाथ भैया ने क्या कहा? मोहिनी सिंदूर का असर होता है? पता नहीं क्यों भूतनाथ से बात करके और मोहिनी सिंदूर के बारे में जान के मुझे एक हिम्मत सी मिल गई है। भूतनाथ के आने से मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अकेलेपन को एक सहारा मिल गया हो। इन जमींदारों के बीच में मेरा कोई अपना, मेरे गांव का जैसे कोई सगा संबंधी आ गया हो। भूतनाथ भैया मुझे भी बहुत अच्छे लगे। उनके चेहरे पर कोई छल कपट नहीं, भोलापन और मासूमियत झलकती है। तूने ठीक कहा, जो आदमी दिल का अच्छा होता है वो पहली मुलाकात में ही अच्छा लगने लगता है। आज मैंने एक प्रण लिया है। कैसा प्रण छोटी बहू रानी? कि जब तक मैं मोहिनी सिंदूर नहीं लगाऊंगी मैं अन्न नहीं खाऊंगी, और जिस दिन मैं मोहिनी सिंदूर लगाऊंगी उस दिन मैं पूरा उपवास रखूंगी। तो क्या छोटी बहू रानी, अगर भूतनाथ भैया 1-2 दिन में मोहिनी सिंदूर न ला पाए तो आप व्रत से ही रहेंगी? हाँ, अपने पति को पाने के लिए ये तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बजे कितने? पिताजी, घड़ी में तो 2 बजे लेकिन इनके चेहरे के 12 बज गए। भोजन नहीं किया ना अभी तक? लेकिन बेटी, भोजन में इतनी देर क्यों? आप पिताजी ये ठहरे ब्राह्मण, इनके लिए ब्राह्मण रसोई का इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो करो ना। पिताजी वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज का क्या? आप मेरा कहा मानिए, आज के दिन उपवास रख लीजिए। क्यों जबरदस्ती उसको उपवास रखवा रही हो? ठीक है, रसोई में जाकर मैं हांडी चढ़ा देती हूँ, तुम खुद आकर उतार लेना। हंस क्यों रहे हो? आ रहे हो ना? जी आ रहा हूँ। बैठो। ये लो। इतवार को तो आओगे ना? जी हाँ, जबा का जन्मदिन है ना, आने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा मतलब? आना पड़ेगा। जन्मदिन का उत्सव तो होगा ही होगा, साथ ही जबा के विवाह की बात भी पक्की होगी। क्या? जबा का विवाह हो रहा है? हाँ। क्यों? नहीं, मेरा मतलब इतनी जल्दी। भाई, बेटी की जिम्मेदारी से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना ही अच्छा है। और फिर लड़का भी लायक है, एमए के बाद कानून पढ़ रहा है। बाप का देहांत हो चुका है तो क्या, बाप की जिम्मेदारी भी मैं ही निभाऊंगा। आखिर दामाद भी बेटे जैसा ही तो होता है। और फिर मेरे। अरे बैठो बैठो। बैठ तो रहा हूं, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। तुम सोच भी लेते हो? नहीं, वो अभी तो कह रहे थे कि सोच लेते हो। जी मेरा मतलब था कि
पिताजी ने इतवार को बुलाया है, लेकिन समय तो बताया ही नहीं। ओहो, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। अब क्या करोगे? तो आप बता दीजिए। एक काम करो, तुम समय से पहले आ जाना। ठीक है। समय क्या है? आपको मेरा नाम सुनकर भी हंसी आई, अब मेरी बातों पर भी हंस रही हैं आप। क्या करूं, तुम्हारी बातें ही ऐसी है। समय शाम का है। पिताजी ये भी कह रहे थे कि उसी दिन आपके विवाह की बात पक्की हो रही है। अब जब पिताजी कह रहे थे तो ठीक ही होगा। हाँ, सच तो ये भी है कि वो बहुत ही भाग्य वाला होगा जिसकी आपसे शादी हो रही है। ये तुम दिल से कह रहे हो या मुंह से? लीजिए, दिल में बात आई तभी तो मुंह पर आई। बड़े बुद्धू हो तुम। सच कहा आपने, बुआ भी यही कहती थी। मगर इतनी अम्ल तो है कि मैं कह सकता हूँ कि आप सब लड़कियों से एकदम अलग हैं। अच्छा, कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? अरे, तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। एक बात आप मुझे सच सच बताएंगी? मैं जानती हूँ तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे देखकर भी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलता। भला जब तक आप बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम वाकई में बुद्धू हो। पूछो। आपके मोहिनी सिंदूर का कोई फल भी होता है? अचानक ये सवाल क्यों पूछा तुमने? जरूरी है मेरे लिए। चिंता, ए चिंता। अरे मंजली दीदी, आप कैसी हो छोटी बहू? रोज जैसी हूँ वैसी ही। इसमें हंसने वाली क्या बात है दीदी? मैं तेरी बात पे थोड़ी हंस रही हूँ, मैं तो इन हवेली के मर्द पे हंस रही हूँ। मैं समझी नहीं, भला क्यों? हवेली की बहुओं पर लाख पहरे बैठा ले, मगर बाहर का मर्द पहरा तोड़ के आ ही जाता है। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहती बात क्या है? कल तेरे कमरे में किसी ने मुझे इसे खरीदने के लिए 5 रुपए दिए हैं। किसने? भाभी समझ सकती हो। भाभी? क्या हुआ है उन्हें? और ये भाभी आपकी कौन है? किसी को भी बताने से मना किया है, और चलते चलते उन्होंने ये भी कहा है कि जबा को भी मत बताना। मुझे? भला वो मुझे कैसे जानती है? आपके बारे में मैंने ही उन्हें बताया था। तुमने? जरा सुनो तो, मेरे बारे में क्या कहा उनसे? जरूर बुराई की होगी। बुराई तो आपके दुश्मन भी ना करे तो मैं कौन होता हूँ? हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच तो सिर्फ मालिक और नौकर का ही संबंध है ना? ठीक कह रही हूँ ना? सच तो यही है। एक और सच भी है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? ये भाभी का किस्सा झूठ नहीं तो और क्या? ये सच है कि छोटी बहू ने? छोटी बहू? देखा, आपने सच बुलवा ही लिया ना। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब जब इतना बोल दिया तो आगे भी बोल दो। कौन है ये छोटी बहू? जमींदार खानदान की बहू है। तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? मैं अपनी जीजाजी के साथ उन्हीं की हवेली में रहता हूँ।
मैं मोहिनी सिंदूर में काम करता हूँ ये उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत अच्छी है छोटी बहू, एकदम पवित्र। उनसे मिलकर मन को इतनी शांति मिली जैसे तीर्थ यात्रा जाने पर मिलती हो। तो हाथ में माला लेकर छोटी बहू का नाम जपो ना, अपार शांति मिलेगी। जी, मेरा मतलब था कि वो किसी देवी की तरह है। उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तो काम पर आने की क्या जरूरत है, उन्हीं के पास जाकर बैठे रहो। जी, आप तो नाराज हो रही हैं। वो बेचारी तो बहुत दुखी है। और आप बेचारे उनका दुख दूर करना चाहते हैं, है ना? हाँ, इसीलिए तो आपसे मोहिनी सिंदूर के बारे में पता किया था। मुझे लग रहा है मोहिनी सिंदूर की जरूरत उनसे ज्यादा तुम्हें है। मुझे? और क्या, छोटी बहू का जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर जो बोल रहा है। तो मैं छोटी बहू के लिए मोहिनी सिंदूर लेकर जाऊं? असर होगा ना? असर तो हो चुका है। संभल के। अरे साले साहब, अच्छा हुआ आप आए गए। चला छोटी बहू रानी। भूतनाथ आ गया तो सिंदूर लाया है। जी छोटी बहू, ये लीजिए। प्रयोग करने की विधि इसमें लिखी हुई है। भूतनाथ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बात कर रही हैं छोटी बहू? छोटी बहू, ऐसा क्या दुख है आपको? बहुत मुश्किल है कहना। जिसकी किस्मत फूटती है ना भूतनाथ, वही समझती है। एक ब्याता नारी के लिए इससे बड़ी लज्जा, इससे बड़ा अपमान और दूसरा कोई नहीं। किस्मत से मुझे सब कुछ मिला है। दुर्गा जैसा रूप, देवता जैसे पिता, घर द्वार, दास दासी, मगर असल में धोखा। और खुद को ही धोखा दे रही हूं मैं इन बेजान खिलौनों के साथ, अपना मन बहलाकर। कितनी अच्छी हैं आप। फिर भगवान ने आपके साथ ये अन्याय क्यों किया? पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगत रही हूं। हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे जो तीनों लोगों की बात जानते थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिछले जन्म में मैं पट देवबाला थी और देव सभा में मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, इसलिए मेरा ये जन्म प्रायश्चित में बीतेगा। पिताजी ने जब पूछा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तब उन्होंने कहा, स्वामी सेवा से। पर स्वामी सेवा तो तब होगी जब मेरे स्वामी मेरे पास होंगे। कल एकादशी है, अच्छा दिन है। मैं ये सिंदूर कल से ही लगाऊंगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना भूतनाथ? जी छोटी बहू, मुझे मोहिनी सिंदूर पर पूरा विश्वास है। पता नहीं क्यों
मेरा मन भी यही कहता है कि इस सिंदूर की ताकत उन्हें मेरे पास ले आएगी। बंसी, जी छोटी बहू रानी। कल दोपहर किसी भी तरह छोटे बाबू को मेरे पास ले आना। छोटे बाबू तो जौन शाम का जाते हैं तो सुबह लौटा थे और दोपहर भर सोवत रहा थे। कोई भी बहाना बना देना बंसी, कह देना कि मैं बीमार हूँ, और हाँ, आज रसोई में कह देना कि मैं भगवान करे मोहिनी सिंदूर के असर से छोटे बाबू आज रुक जाए। मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ बंसी। छोटे बाबू अभी भी सो रहे हैं। हाँ, बेसुध सोए पड़े हुए। जल्दी से उठ जाए। नन्हे बाबू, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कह देना। मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। देख, अभी नशा खराब मत कर। हाँ, दाई से बोल के गिरवा दे। 2 बार भी पहले ऐसा कर चुकी हूँ। तो तीसरी बार भी ऐसा कर ले। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे अपने पुरखों का कीर्तिमान तोड़ना है। ये नन्हे बाबू के साथ कौन है? गिरी गिरी। बंसी, ये गिरी थी, वही बड़ी माँ की दासी। हाँ वही, पिछले बार जब हवेली में मरा हुआ बच्चा मिला था ना, इसी का तो था। छी छी छी। अरे साले साहब, इस तरह की बातें अगर सुनो तो अनसुनी कर दो, अगर देखो तो अनदेखा कर दो। काहे कि हवेली में जहाँ भी झांकोगे ना तो यही सब मिलेगा। जौन इनके पिता वैदुर मणि ने किया वही सब ये लोग करते हैं। इनके पिता वैदुर्य मणि ने क्या किया? आज जौन बड़ी माँ को ये जौन छुआछूत की बीमारी लगी है, ये सब इनके पिता की वजह से तो लगी है। वो कैसे? बड़ी माँ वो बखत गर्भवती रही, नन्हे बाबू पेट में रहे। अपने जो छोटे बाबू है ना, उनका तो वो बखत ब्याह ही नहीं हुआ था। वैदुर मणि बाबू ने अपने नए मकान के दीवार को सजावे के खातिर विलायत से एक चित्रकार बुलवाया। चित्रकार तो सारा दिन अपने चित्रकारी के काम में व्यस्त रहा और बड़े बाबू ओके पत्नी के साथ प्रेम आलाप में लग गए। बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, क्या हुआ रे? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? आप सुनेंगी तो आपके पैरों से भी जमीन निकल जाएगी। क्या बक रही है तू? मैं सच कह रही हूँ बहू रानी, वो विलायत से जो चित्रकार आया है ना, उनकी पत्नी के साथ बड़े बाबू के संबंध है। तो इसमें इतना अचरज करने की क्या बात है? अरे जिस जमींदार के बाहर की औरत से संबंध ना हो, वो जमींदारी कहाँ? बात वो नहीं है बहू रानी। तो सीधे सीधे बता, बात क्या है? वो औरत गोरी चमड़ी है और वो गाय खाती है। क्या क्या कहा तूने? मलेच्छा है वो, गाय खाने वाली? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छी 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 छी। और बड़े बाबू ने उसे छूने के बाद मुझे भी छुआ। हाय राम, मैं तो अपवित्र हो गई। भगवान मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? अरे तू बैठी बैठी क्या कर रही है? चल जल्दी से पालकी तैयार करवा, मुझे अभी के अभी गंगा स्नान को जाना है। भगवान मुझे माफ कर दो भगवान।
बंसी भैया, का हो रे चिंता? छोटे बाबू उठ गए क्या? हाँ हाँ बहन देख कर आवत है, बहन सोवत आए वो। तू जा, जैसे उठेंगे हम उनको लेके आएंगे। जा तू। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, छोटी बहुरानी बेचैन हो रही है। अच्छा तू जा ना, हम ख्याल रखब। जा। अरे लोचन भैया इतना हड़बड़ हड़बड़ कहाँ जाता? अरे भाई, मझले बाबू और उनके दुश्मन छेनी दत्त के कबूतरों में दंगल हो रहा है और इस समय मझले बाबू का दिमाग इतना गर्म है कि बस पूछो मत। ये तंबाकू अगर नहीं पहुंचा ना तो मझले बाबू हमें एकदम ठंडा कर देंगे। चला। जा जा जा। बंसी, छेनी दत्त कौन है? अरे हाय, एक छोटा मोटा जमींदार एक कबूतरबाजी के चक्कर में ना मजले बाबू और छेनी दत्त में दुश्मनी ठानी है, समझा? अच्छा भैया अब हम चली हैं? ये बड़े बाबू का किस्सा तुमका फिर कबो सुनाओ, हम जाते। सरकार, भैरव बाबू जी। ये साला छेनी दत्त डर गया क्या? कबूतरों को क्यों नहीं आंकता है? मझले बाबू, भला धरती कभी आकाश को छू सकती है? हाँ? आपके साथ उसकी क्या बराबरी? पिछली बार भी हमारे कबूतरों ने उसके कबूतरों को पछाड़ा था। 7 कबूतरों को साथ ले आए थे। बस देखिएगा इस बार भी यही होना है। जरा देखिए तो क्या हो रहा है उधर। जी। हमें अपनी हार का बदला लेना है। छेनी बाबू, पिछली बार हमारे 7 कबूतर मझले बाबू की तरफ गए थे, इस बार उनके 14 इस तरफ आएंगे। जरा उड़ने तो दीजिए। भैरव बाबू, कबूतर उड़ाओ। देखो मझले बाबू, जीत फिर हमारी हुई। हुजूर, हम तो फिर हार गए। मझले बाबू, चिंता, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बिल्कुल परी की तरह। एक काला टीका लगा देती हूँ आज आपको, कहीं छोटे बाबू की ही नजर न लग जाए। नजर तो तब लगेगी जब वो मेरी तरफ नजर उठा के देखेंगे। उनकी नजरों में तो वो चुन्नी ही बसी हुई है, मेरी तरफ तो वो देखते भी नहीं है। आज आप देख लीजिएगा, छोटे बाबू आएंगे और आपको देखते रह जाएंगे। मेरे यशोदा दुलाल की कृपा से ऐसा ही हो। चिंता, इस मोहनी सिंदूर का असर होगा ना? आपको विश्वास है छोटी बहुरानी, तो असर जरूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है। मेरी प्रार्थना है भगवान से, वो आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। अच्छा, जा और बंसी से कह दे कि जैसे ही छोटे बाबू सोकर उठे उन्हें मेरे पास ले वाला है। बंसी भैया बस उनके उठने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। पता नहीं छोटे बाबू छोटी बहू के साथ कैसा व्यवहार करें। हे भगवान, मैंने छोटी बहू को सिंदूर ले जाकर दिया है, मेरी लाज रखना। हुजूर, छोटी बहू रानी ने आपको याद किया है। क्यों? आज फिर कोई पूजा या व्रत रखा है छोटी बहू ने? नहीं सरकार,
सरकार, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कह देना हमारे पास वक्त नहीं। सरकार, दोपहरिया छोटी बहू रानी, बंसी भैया छोटे बाबू को लेकर आ रहे हैं। क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? कई दिनों से आपको देखा नहीं था, बहुत इच्छा हो रही थी देखने की, सो बुला लिया। देख लिया, अब हम जाएं? आप हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी क्या खास बात है? आपको हमारे पर तरस नहीं आता? किस काम का ये जीवन जिसमें पति का प्यार न हो? किस काम का ये श्रृंगार जो अपने पति को ही न लुभा पाए? तुमने अपनी ये बकवास सुनाने के लिए मुझे बुलाया है? अगर हमारी ये बातों से आपको दुख पहुंचता है तो हमें क्षमा कर दीजिए। ओफो, तुम्हारा ये रोना धोना फिर शुरू हो गया? ये रोना धोना, ये आंसू तो हमारा भाग्य बन चुका है। खुद अपने हाथों से बिगाड़ा है। क्या नहीं है तुम्हारे भाग्य में? पति का प्यार। फिर शुरू कर दी अपनी बकवास। तुम बदलती क्यों? आप भी तो नहीं बदलते। मुझे बदलने की कोशिश भी मत करना। बड़ी बहू और मझली बहू की तरह खुश रहना सीखो तुम। उनके मन में जो आता है वो करती है, तुम्हारे मन में भी जो आता है तुम करो, हंसो गाओ। हंसते हुए और गाते हुए तो मैंने आज तक आपको भी नहीं देखा। देखो तुम्हारी आज अगर आप बाहर ना जाए तो क्या मतलब है? सिर्फ इतना, आज अगर मेरे पास रह जाए। तुम चाहती क्या? तुम्हारा दामन पकड़ के बैठा रहो? तुमने हवेली के मर्दों को समझ क्या रखा? वो इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो अपनी बीवी के आंचल के पीछे मुंह छुपा कर बैठे रहेंगे। जो मर्द अपनी बीवी से सीखते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहिए। रानी का क्या होगा भैया? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। छोटे बाबू बहुत गुस्से में गए। कहीं छोटी बहू से अनबन। अरे साले साहब, आप यहाँ? आपको फौरन बुलाया है। किसने? मास्टर जी ने कहा है कि मेरे साले साहब जहाँ भी हो उन्हें जल्दी भेज दो। आप फौरन चले जाइए, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं तो डर ही गया था कहीं छोटी बहू ने तो नहीं बुला भेजा। लेकिन जीजा जी तो चले गए थे। ऐसी क्या बात हो गई? क्या बात है जीजा जी? आप तो चले गए थे, फिर? हाँ, मुझे 1 रुपया दीजिए भाई साहब, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। 1 रुपया? 3 रुपए है मेरे पास। मगर जीजा जी, कल ही तो हवेली से आपको तनख्वाह मिली थी ना? हाँ, लेकिन कल मैं वारनगर गया था, आश्रम, अपने गुरु भाइयों के पास। हाँ तो? जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि
क्या बात है, आप लोग आज वेदांत नहीं पढ़ रहे? मास्टर जी, मुंह से वाणी तो तभी निकलेगी जब पेट में अन्न पहुंचे। सिर्फ वेदांत पढ़ने से तो पेट नहीं भरने वाला। क्या कह रहे हैं आप लोगों ने भोजन नहीं किया? पैसे होंगे तो भोजन का प्रबंध होगा ना मास्टर जी। 2 दिनों से सिर्फ पानी ही पेट में पहुंचा है, अन्न का एक दाना भी नहीं गया। खैर, ये चिंता मत करिए, आप लोग आप ये पैसे रखिए और अपने भोजन का इंतजाम करिए फौरन। वैसे खबर आई है कि नरेन भी 2-1 दिन में देश में लौटने वाले हैं। उनके आते ही आप लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप ही बताइए भाई साहब, मैं और क्या करता हूँ? तो आप अपने महीने की पूरी तनख्वाह आश्रम दे आए। तभी तो आपसे 1 रुपया लिए हैं मैंने। जीजा जी, पूरा महीना पड़ा है। चिंता मत करिए, आपने वो कहावत नहीं सुनी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। आपको फाका नहीं करने दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जीजा जी, आपने अभी नरेन का जिक्र किया था, ये कौन है? नरेन यानी विवेकानंद। गुरु परमहंस देव कहा करते थे कि नरेन एक दिन सारी पृथ्वी को हिला के रख देगा। गजब का तेज है उस आदमी में। अमेरिका में उसने भूकंप मचा दिया है। सारे अंग्रेज उसके तेवर से हक्का बक्का है। भला ऐसा क्या किया उन्होंने? उसने लोगों की समझ को आजादी की रोशनी दी है। समझाया है कि गुलामी बुरी चीज है। अपने मद्रास के भाषण में उसने जो कहा, उससे लोगों में क्रांति की लहर पैदा हो गई है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और हाँ भाई साहब, परसों दोपहर को आप सियालदह स्टेशन आ जाइएगा। क्यों? अरे, विवेकानंद आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी में जुटना है कि नहीं? हाँ भूलिएगा नहीं, परसों दोपहर को 2 बजे। और हाँ, इस बीच 2 दिन शायद मैं नहीं आ पाऊँ। क्यों? बस यही जरा व्यस्त रहूँ। क्या बात है इब्राहिम भैया, आज बग्गी और दिन से ज्यादा सजाई जा रही है। कोई खास जगह जा रहे हैं क्या मजले बाबू? क्यों बंसी भैया, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? आज मजले बाबू एक पौधों की नीलामी में जा रहे हैं। अच्छा? और सुना है वहाँ एक खास पौधा चीन से आया हुआ है, जिसे मजले बाबू खरीदने जा रहे हैं। साहब लोगों की शौक भी अजीब होते हैं। जो अजीब ना हो वो साहब ही क्या है। क्या बात, वाह। से बंसी भैया, शशि दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, तुमको पता नहीं है कुछ? नहीं। अरे, उसे तो पारे की बीमारी हो गई है। अरे अल्लाह रहम करे, ये तो छूत की बीमारी है। हाँ भैया, तुम जरा उससे बच के ही रहना। हमको तो बेचारे की बहुत फिक्र है, कहीं नन्हे बाबू उसको नौकरी से निकाल ना दे। अरे, चले भैया, हम चले, हमको बहुत काम है। चिंता को तो कौनो बात की चिंता होती नहीं है, सारा काम हमें को करे को पड़ता है। हम चलते हैं। अरे साली साहब, आप गए नहीं अभी तक? बस जा ही रहा हूँ। कुछ सुने कि नहीं? क्या? अरे मजले बाबू आज जा रहे हैं पौधा लेने, जो चीन से आया है। अच्छा? हाँ, और सुना है वहाँ बड़े बड़े अमीर और जमींदार लोग आने वाले हैं। पौधों की बढ़ चढ़ के बोली लगाई जाएगी। कितनी अजीब बात है, किसी के पास पेट भरने को अन्न का दाना नहीं है और किसी के पास लुटाने को पैसा ही पैसा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने साले साहब, मगर यहाँ का तो हाल ही अच्छा है। जाना तो यहाँ तो विलायत से झाड़ फानूस आता है। एक बार तो सफेद संगमरमर में बनी हुई सफेद परी आई, बिल्कुल नंगी और हाथ में लिपटा हुआ सांप, जिसे मजले बाबू ने बड़ी शान से अपने नाच घर में रखवाया था। हमारे पास अब भाई समय नहीं है, आपको हम एक बार बड़े बाबू का एक वो किस्सा सुनाएंगे जिसे अंग्रेज लाट अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूला होगा। अच्छा? हाँ। ऐसा कौन सा किस्सा है बंसी? अब समय नहीं है साले साहब। आप तो जाना तो कि चिंता को तो कम नो बात की चिंता नहीं है, सारा काम हमें के करे का पड़ता है। अब हम जाते ही, मगर एक बात है, जात जात आप मजले बाबू की सवारी देखकर जाओ, किस शान से सजी है।
सरकार। जी सरकार। रुपए पैसे सब रख लिए हैं ना? चीन के उस खास पौधे को आज हम लेकर ही लौटेंगे। थैलियां भर ली हैं सरकार। आज मजले बाबू की इज्जत का सवाल है। सुना है वो छेनी दत्त आ रहा, आपका दुश्मन। किसकी बात कर रहे हैं सरकार? भला वो भिखारी हमारे मजले बाबू का क्या मुकाबला करे? ये तो वही बात हो गई कि जमीन आसमान को छूने की कोशिश करे। देखो सरकार, तूने मिसाल बहुत अच्छी दी। अब खुश हो। सही बात भी विधु के मुंह से निकलती है सरकार। आइए। मजले बाबू की पत्नी निकलने वाली है। दूर हट जाओ। मजले बाबू, छेनी दत्त तो पहुंच चुका है। घबराइए नहीं भैरव बाबू, उसने हमसे हमेशा मात ही खाई है। आज भी उसे पौधा नहीं मात ही मिलेगी। सरकार, मछली बाबू आ गए हैं। कलकत्ते के बड़े बड़े जमींदार और अमीर लोग यहाँ विराजमान हैं। अब हम चीन से आए हुए इस खास पौधे की बोली 50 रुपए से शुरू करते हैं। 50 रुपए, 50 रुपए। आगे बोलिए। 5 रुपए। बोलिए। 55 रुपए। 60 रुपए। 60 रुपए। आगे बोलिए। ये पौधा आपकी हवेली की रौनक को और बढ़ा देगा। 60 रुपए। 60 रुपए। 62 रुपए। 62 रुपए। जी हाँ, 62 रुपए। आगे बोलिए। 62 रुपए। 62 रुपए। 70 रुपए। 70 रुपए। पूरे 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए। 150 रुपए। आगे बोलिए। ये पौधा आपकी हवेली की रौनक को और बढ़ा देगा। 200 रुपए। 200 रुपए। बोलिए बोलिए। 300 रुपए। 300 रुपए। ये पौधा तो अनमोल होता जा रहा है। बोलिए। 300 रुपए। 300 रुपए एक। 300 रुपए दो। 500 रुपए। 500 रुपए। अब बोली पौधे की नहीं, आन की लगाई जा रही है। 500 रुपए। बोलिए। बोलिए भी मत पड़ाइए। क्यों? इतना पैसा है नहीं और यह अभी अदा करना पड़ेगा। 500 रुपए एक। 500 रुपए दो। और 500 रुपए तीन। मैदान छोड़कर भाग रहा मजले बाबू। और श्री हिरणमणि चौधरी जी जीत चुके हैं ये चीनी पौधा। श्री हिरणमणि चौधरी जी यहाँ आकर पौधा ग्रहण कीजिए और इसकी कीमत अदा कीजिए। होशियार, खबरदार, मजले बाबू की सवारी आ रही है। इस पौधे को हवेली के अंदर ले जाओ। जी सरकार। और आप लोग विराजिए बैठक खाने में, हम अभी आते हैं। मछली बहू, मछली बहू, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। हाय राम, एक मामूली सा पौधा इतना संभाल कर कहाँ से ला रहे हो? मछली बहू, इज्जत से बोलो, ये पौधा मामूली नहीं है, ये खास चीन से आया है और हम सबको हराकर 500 रुपए में इसे जीत के लाए। 500 रुपए? कमाल है। सोना नहीं, चांदी नहीं,
महज एक पौधा, और वो भी 500 रुपया का। मर गया तो समझ गया। मछली बहू, ये हमारी इज्जत की बात है जो तुम्हारी समझ से परे है। जाओ जाओ। सरकार, आपकी इज्जत पर कभी आज भी आ सकती है भला? छेनी दत्त को पता ही नहीं कि वो बाबूगिरी किसे दिखाने चला था। ऐसा दुम दबाकर भागा कि पलट कर देखा भी नहीं। अरे उसकी ऐसी औकात कहाँ जो हमारे सामने खड़ा रह सके। छोटी बहू रानी, क्या आपको पता चला? किस बात का? यही कि मजले बाबू एक चीन का पौधा लेकर आए हैं। तो इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात ये नहीं कि वो पौधा लेकर आए हैं, आश्चर्य की बात तो ये है कि वो पौधा 500 रुपए का खरीद के लेके आए हैं। क्या? 500 रुपए का? हाँ, उस पौधे के लिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बोली लगा रहे थे। मजले बाबू ने सबसे बड़ी बोली लगा के वो पौधा जीत लिया। ऐसा क्या करामाती पौधा है ये? भैरव बाबू। जी सरकार। इस पौधे को देख रहे हैं आप? लगता है इसकी तरफ देखते ही रहे कि शान से खिल रहा है। इसकी शान तो आपकी हवेली में आकर खिली है मजले बाबू। क्यों? सही कहा आपने। सरकार, लाट साहब का अर्दली आया है। आपके पौधे की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहलवा भेजा है, शाम को वो पौधा देखने के लिए हवेली में तशरीफ ला रहे हैं। क्या कहा? लाट साहब खुद हमारे